हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शिक्षांतु में। अगर आप लोग कक्षा 10वीं की तैयारी कर रहे हैं और आप लोगों को बोर्ड एग्जाम देना है और चाहते हैं कि आप लोगों को अच्छे मार्क्स आए एमसीक्यू में यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, वो भी सामाजिक विज्ञान में, तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि ये वीडियो सीरीज बनाया गया है पिछले 5 वर्षों के जो भी बिहार बोर्ड में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं कक्षा 10 में, उस सभी को देखते हुए, उसको सोचते हुए, उसको एनालाइज करते हुए ये टेस्ट सीरीज बनाया गया है। यदि आप ये टेस्ट सीरीज देते हैं तो अगर इस 20 प्रश्न में से आपको 20 में से कम 15 या उससे अधिक सही होता तो ये मान के चलिए कि आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर आने वाले हैं एमसीक्यू में। अगर उससे कम है तो भी डरने की कोई बात नहीं है। यदि आप मेरा पूरा वीडियो देख लेते हैं वीडियो सीरीज को, तो आपको अच्छे नंबर्स आ जाएंगे। इस पूरे वीडियो सीरीज का ये तीसरा भाग है। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो उसे आप अवश्य देखिए, आई बटन पर जाके आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो चलिए बिना किसी समय गंवाए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, कह रहा है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। यानी कि हमारे देश में कुल 28 राज्य हैं। उस 28 राज्य में प्रत्येक राज्य में एक एक राज्यपाल होता है। तो उस राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। आपके ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मुख्यमंत्री। तो इसका सही उत्तर जो भी है आप कमेंट बॉक्स में जल्दी लिखिए, है ना। इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, बोलीविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या था। यानी बोलीविया दुनिया में एक देश है जिसका नाम है बोलीविया, है ना। उसमें एक संघर्ष हुआ था, जन संघर्ष हुआ, यानी वहाँ के जनता ने सरकार के विरुद्ध संघर्ष किया था, यानी कि आंदोलन किया था। उसका मुख्य कारण क्या था। पानी के कीमत में वृद्धि, या खाद्यान्न में वृद्धि, या पेट्रोल की कीमत में वृद्धि, या इनमें से कोई नहीं। तो वहाँ के जो बोलीविया सरकार जो था, वहाँ के जितने भी जल था उसे लगा दिया था, प्राइवेटाइजेशन कर दिया था, यानी निजीकरण कर दिया था। तो उसके जो ठेकेदार थे, उसके ठेकेदार ने क्या किया, जल की कीमत में एकाएक वृद्धि कर दिया, जिस कारण से वहाँ के जीवन की स्थिति जो थी चरमरा गई थी। जिस कारण से वहाँ के जो भी लोग थे, जो भी जनता थी, उन लोगों ने सरकार के विरुद्ध एक संघर्ष यानी कि आंदोलन शुरू किया। उसी को कहा जाता है जन संघर्ष बोलीविया का। वो हुआ था जल के लिए, यानी पानी की कीमत में वृद्धि के लिए हुआ था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि भारत में किस प्रकार के लोकतंत्र की व्यवस्था है। यानी हमारे देश में हमारा देश लोकतांत्रिक देश है। यहाँ की जो लोकतंत्र है किस प्रकार की लोकतंत्र है। ऑप्शन है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो हम जानते हैं कि लोकतंत्र जो होता है दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, एक होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है कि जनता अगर डायरेक्ट अपना प्रतिनिधि यानी अपने सरकार को चुने, उसे कहा जाता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। जिसमें जनता के द्वारा चुने गए जो भी प्रतिनिधि होते हैं उसके द्वारा सरकार चुने जाते हैं, उसे कहा जाता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो हमारे यहाँ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार के लोकतंत्र हैं, क्योंकि हम डायरेक्ट क्या करते हैं, अपनी सरकार को चुनते हैं, और मेरे द्वारा चुने गए सरकार जो होते हैं वो राष्ट्रपति को चुनते हैं। तो कुल मिलाकर के हमारे यहाँ दोनों प्रकार के लोकतंत्र पाए जाते हैं, यानी कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र पाए जाते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है। यानी कि हमारे यहाँ या पूरे दुनिया में अनेकों प्रकार के सरकार पाए जाते हैं, जिसमें होता है क्या, एक होता है लोकतांत्रिक सरकार, एक हो जाता है राजतांत्रिक सरकार, एक होता है क्या कहते हैं उसको, डिक्टेटरशिप, यानी कि राजतंत्र होते हैं, तानाशाह होते हैं। इस प्रकार के कई प्रकार के सरकार होते हैं। तो सबसे अच्छा कौन सा माना जाता है, राजतंत्र वाला माना जाता है, या अधिनायकवाद माना जाता है, या लोकतंत्र माना जाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, सबसे अच्छा जो सरकार माना जाता है वो होता है लोकतांत्र सरकार। यानी इसमें जनता के अनुरूप ही सरकार को काम करनी होती है, इसीलिए इसे कहा जाता है लोकतांत्रिक सरकार, और सबसे अच्छा माना जाता है। आज के समय में सभी देश चाहता है कि हमारे यहाँ यानी उसके यहाँ कैसा सरकार हो, लोकतांत्रिक सरकार हो। अगला प्रश्न है, किसने कहा था लोकतंत्र जनता का
जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है? अरस्तु, रूसो, अब्राहम लिंकन या सुकरात? तो अमेरिका के एक राष्ट्रपति हुए शुरू-शुरू में, उसका नाम था अब्राहम लिंकन। उन्होंने ही लोकतंत्र की परिभाषा देते हुए कहा था कि जो लोकतंत्र होता है वो जनता का होता है, जनता के द्वारा होता है और जनता के लिए होता है ना? तो लोकतंत्र जो होता है, इसका जो लोकतंत्र जो होता है जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए, ये कहने वाले थे कौन? अब्राहम लिंकन, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अभी तक 5 प्रश्नों में से आपको कितना प्रश्न सही आया? इसमें अगर जितना आया है आप कमेंट बॉक्स में सभी का उत्तर आप लिखते चलेंगे कि आपको कितना आया। इसके बाद बताइए कि भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है? यानी कि हमारे यहाँ कौन ऐसी बाधा है कि लोकतंत्र की सफलता में बाधा खड़ा है करती है? अशिक्षा, बेरोजगारी, गरीबी या इनमें से सभी? यानी कि लोकतंत्र को आगे बढ़ना है ना? तो लोकतंत्र को आगे बढ़ने में कौन रोक रहा है? कौन इसके राह में बाधा है? तो यहाँ पर देखो, अशिक्षा, यानी जब तक लोग शिक्षित नहीं होंगे लोकतंत्र का असली मतलब नहीं समझ पाएंगे। तो अशिक्षा भी एक क्या है? बाधा है। दूसरा बेरोजगारी है ना, बेरोजगारी भी एक प्रकार की लोकतंत्र पे क्या है? बाधा है। और गरीबी तो सबसे बड़ी बाधा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से सभी क्या है? लोकतंत्र की सफलता। यानी लोकतंत्र को सफल तभी माना जाएगा जब ये सभी सुधर जाएंगे, यानी अशिक्षा यानी शिक्षित हो जाएंगे, रोजगारित लोग हो जाएंगे, गरीबी दूर हो जाएगी, तब जाकर के हम समझेंगे कि लोकतंत्र क्या है? सफल है। अन्यथा लोकतंत्र को सफल नहीं माना जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? यानी कि जो क्षेत्र है उसे हम 3 भागों में बांट देते हैं: प्रथम क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। प्रथम क्षेत्र जो होता है उसमें कृषि को रखा गया है, और द्वितीय क्षेत्र में रखा गया है व्यवसाय को, और तृतीय जो क्षेत्र होता है उसमें रखा गया है सेवा को। तो यहाँ क्या कर रहा है कि द्वितीय क्षेत्र में कौन सा हो सकता है? तो व्यवसाय। व्यवसाय का मतलब क्या है? उद्योग। उद्योग एक प्रकार का व्यवसाय है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? यानी नीति आयोग कब बना था? तो नीति आयोग बना था हमारे देश में 1 जनवरी 2015 को। ये बनाया गया था भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। और हाँ, आप लोगों के एक लिए प्रश्न है कि वर्तमान समय में हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है? ये भी आप लोगों को बताना है। बहुत आसान है, देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। तो जो उस समय के प्रधानमंत्री थे नरेंद्र मोदी, उन्होंने 1 जनवरी 2015 को एक आयोग बनाया था जिसे कहा गया था नीति आयोग। इस किसके स्थान पर बनाया गया था? योजना आयोग के स्थान पर। इससे पहले योजना आयोग चलता था, तो योजना आयोग को समाप्त करके इसके स्थान पर ला दिया गया कौन सा आयोग? नीति आयोग, जिसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 ईस्वी को। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन से देश मिश्रित अर्थव्यवस्था है? यानी कि किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? अमेरिका में, चीन में, भारत में या इनमें से कोई नहीं? मिश्रित अर्थव्यवस्था वाले देश है अपना भारत। यानी भारत का जो अर्थव्यवस्था मिश्रित है, यानी कई प्रकार से इसमें आमदनी के स्रोत है। कृषि से आता है, थोड़ा बहुत व्यवसाय से आता है ना? तो कई प्रकार से इसमें क्या होता है? आमदनी होते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है भारत को मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश कहा जाता है। 10वां प्रश्न है, कह रहा है कि जिस देश की राष्ट्रीय आय या प्रति व्यक्ति आय अधिक है, राष्ट्रीय आय से प्रति व्यक्ति आय क्या है? अधिक होती है, वह क्या कहलाती है? यानी कि जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक है, राष्ट्रीय आय से प्रति व्यक्ति आय क्या है? अधिक है, तो उस देश को कहा जाता है अविकसित, विकसित, अर्धविकसित या इनमें से कोई नहीं। यानी कि जहाँ पर प्रति व्यक्ति आय जिस देश का अधिक है उसे कहा जाता है विकसित देश, और जिसका कम है उसे कहा जाता है विकासशील देश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और हाँ, आज को ये भी सर्च करके आपको बताना है गूगल से कि हमारे विश्व में कौन कौन से विकसित राज्य हैं, राष्ट्र है ना? इसमें एक आपको बता देते, एक अमेरिका है ना? तो अमेरिका के साथ साथ और कौन से देश विकसित राष्ट्र में आते हैं, और हमारा देश कौन सा है, विकसित है या विकासशील है, वो भी आप कमेंट में अवश्य लिखेंगे।
तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। कह रहा है कि कौन बीमारू राज्य नहीं है? बिहार, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा। बीमारू राज्य का मतलब क्या है? यानी जिस राज्य का आर्थिक स्थिति बिगड़ा हुआ है उसे कहा जाता है बीमारू राज्य। यानी कि अर्थव्यवस्था में अर्थव्यवस्था के या अर्थशास्त्र के किताब में कहा गया है कि जिस राज्य का आर्थिक स्थिति बिगड़ा हुआ है उसे बीमारू राज्य कहा जाता है। तो कौन नहीं है? तो बिहार का भी स्थिति अच्छा नहीं है, यानी कि यहाँ भी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। मध्य प्रदेश का भी आर्थिक स्थिति अच्छा नहीं है, साथ में उड़ीसा का भी आर्थिक स्थिति अच्छा नहीं है। लेकिन कर्नाटक का आर्थिक स्थिति तो बहुत अच्छा, जिस कारण से इस सभी को कहा जाता है बीमारू राज्य, और इसे कहा जाता है बीमारू राज्य नहीं है। इसका हो जाए ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? यानी राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था कब? 1950 में, 1952 में, 1951 में, या इनमें से कोई नहीं? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था 1952 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि कह रहा है क्या, भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? यानी भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? पूंजीवादी है, साम्यवादी है, समाजवादी है, या मिश्रित है? अभी कुछ देर पहले आपको बताया गया था कि भारत के आर्थिक व्यवस्था कैसी है। तो भारत की आर्थिक व्यवस्था है मिश्रित, है ना। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? आपको तीनों क्षेत्र बता दिया गया था, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में बताए थे क्या क्या, जल्दी से लिखिए। क्या बताए थे? प्राथमिक क्षेत्र में रखा गया है कृषि को, द्वितीय क्षेत्र में रखा गया है उद्योग को, और तीसरे क्षेत्र में किसे रखा गया है? सेवा को। यहाँ कह रहा है क्या, प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र कौन सा है? तो प्राथमिक क्षेत्र में यहाँ आएगा कृषि। कृषि को क्या कहा गया है? प्राथमिक क्षेत्र कहा गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, यह कथन किसका है? यानी कि बिहार का विकास तभी हो, यानी भारत का विकास तभी हो सकता है जब किसका विकास होगा? बिहार का। यानी बिहार का विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। तो ये किसने कहा था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अब्दुल कलाम, महबूब उल हक, या महात्मा गांधी? तो इसको कहने वाले थे हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम। इसका पूरा नाम क्या है? एपीजे अब्दुल कलाम। इसे किस और नाम से जाना जाता है? इसे आप कमेंट में अवश्य बताएंगे कि अब्दुल कलाम को और किस नाम से जाना जाता है, और ये कौन से नंबर के हमारे देश के राष्ट्रपति बने थे, ये भी आप लोग बताएंगे। अगला प्रश्न है कि आर्थिक विकास के तीसरा क्षेत्र क्या है? यानी आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? तीसरा क्षेत्र में आपको क्या बताए थे? तीसरा क्षेत्र में बताए थे सेवा। यानी सेवा को किस क्षेत्र में रखा गया? तीसरे क्षेत्र में रखा गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री के द्वारा जारी किया गया था? यानी कि मानव विकास रिपोर्ट, यानी मानव का विकास किस प्रकार से हो रहा है उसके लिए एक रिपोर्ट तैयार की जाती है। तो सबसे पहले कौन से प्रधानमंत्री के द्वारा, यानी उस प्रधानमंत्री का नाम क्या था जिसने ये रिपोर्ट तैयार करवाया था या जारी किया था? तो उसका नाम है अटल बिहारी वाजपेयी। ये इन्होंने ही पहली बार मानव विकास रिपोर्ट में जारी किया था भारत के लिए। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? आ गया ना, इससे पहले आपको बताए थे नीति आयोग। नीति आयोग का मतलब होता क्या? यानी योजना आयोग के स्थान पर ही क्या बनाया गया था? नीति आयोग। तो अब कह रहा है कि नीति आयोग सॉरी योजना आयोग का गठन कब हुआ था? योजना आयोग का गठन हुआ था 15 अप्रैल 1950 ईस्वी को बना था। कौन? योजना आयोग। जिसके स्थान पर 1 जनवरी 2015 को बन गया था क्या? नीति आयोग। यानी इसी योजना आयोग का नाम बदल के क्या हो गया? नीति आयोग। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले के प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? यानी कि बिहार में कुल कितने जिले हैं? तो कुल 38 जिले हैं। इस 38 जिलों में से किस जिला का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? यह प्रति व्यक्ति आय क्या होता है? तो देखो, किसी भी जिला या किसी भी राज्य के द्वारा कुल आमदनी में
कुल जनसंख्या से जो भाग दिया जाता है और उसके बाद जो भागफल प्राप्त होता है उसे ही प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। मान लो कि किसी राज्य में या किसी जिला में 100 व्यक्ति यानी एक साल में 100 रुपया कमाया और उस जिला में 10 व्यक्ति रह रहे हैं। जब इसे भाग देंगे तो कितना बचा? 10। यानी एक व्यक्ति के द्वारा, यानी कि ये क्या होता है? औसत आता है, यानी लगभग एक व्यक्ति के द्वारा 10 रुपया कमाया गया है ना। तो उसी प्रकार कहते हैं बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो ये है पटना का। पटना का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। और आज का अंतिम प्रश्न है, भारत के में वित्तीय वर्ष होता है, यानी कि भारत का जो वित्तीय वर्ष होता है वो कब से कब तक होता है? 1 जनवरी से 31 दिसंबर, 1 जुलाई से 30 जून, 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 सितंबर से 30 अगस्त। तो भारत में जो वित्तीय वर्ष होता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का होता है। ये कैसे संभव है? जैसे देखो अभी 2026 चल रहा है ना। तो अब हमारा वित्तीय वर्ष जो शुरू होगा 1 अप्रैल से शुरू होगा। तो 1 अप्रैल 2026 से ये चलने वाला है कब तक? 31 मार्च 2027 तक एक वित्तीय वर्ष होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। तो इस वीडियो में इतना ही। और हाँ, इस वीडियो को आप जब देखें तो इसमें आपको 20 में से कितने नंबर आए सही, ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो सीरीज के भाग 4 को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।